देखो मेन बात यह है कि चंद्रयान 3 एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। मतलब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखानी है। अगर ये कर लिया तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप का कुछ हो जाएगा। हाँ भाई, इसरो के पास भी दूसरी प्लैनेटरी बॉडीज पर लैंड करने की काबिलियत है। फ्यूचर में इसके बहुत मायने हैं। मून पर जो कॉलोनी बनाने की होड़ लगी है उसमें अपन भी शामिल होंगे। मंगल पर जाने की बात आएगी तब भी एक ऑब्स्टिकल समझ लो अपन ने पार कर लिया। लेकिन इन सब बातों के अलावा चंद्रयान में बहुत धांसू साइंटिफिक पेलोड लगाकर भेजे गए हैं। स्पेस मिशन वाली टर्मिनोलॉजी में जरूरी सामान होता है उसको पेलोड कह देते हैं। तो चंद्रयान के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में ऐसे 7 उपकरण हैं जो कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस वीडियो में हम इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कुल 7 साइंटिफिक पेलोड हैं जिनमें से 4 उपकरण विक्रम लैंडर में लगे हैं, 2 लगे हैं प्रज्ञान रोवर में और एक साइंटिफिक पेलोड ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल जो टहल रहा है उसमें फंसा दिया गया है। इन पेलोड्स के नाम सुनकर आपने घबराना नहीं है। आपको बहुत आसान भाषा में ब्रेक डाउन करके समझाएंगे कि कौन सा उपकरण क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल वाले पेलोड्स को समझने की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है शेप। पूरा नाम स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। नाम सुन के घबराना नहीं है। ये इकलौता ऐसा पेलोड है जो चांद नहीं बल्कि पृथ्वी से जुड़े ऑब्जर्वेशंस लेने वाला है। आपके मन में सवाल पनप रहा होगा, भैया पृथ्वी के ऑब्जर्वेशंस लेने थे तो उसको यहीं कहीं किसी 100-200 किलोमीटर के ऑर्बिट में रहने देते। 4 लाख किलोमीटर दूर चांद के पास जाकर अर्थ को ताकने का क्या सेंस बनता है? सेंस बनता है गुरु, इसे जिस मकसद के साथ भेजा गया है उसके लिए इसका दूरी से ऑब्जर्वेशन लेना बेनिफिट का सौदा है। ये दूर से पृथ्वी को स्टडी करके दूसरे ऐसे ग्रहों का पता लगाने में मदद करेगा जो पृथ्वी जैसे हैं। सदियों से हमारे सौरमंडल के भीतर मौजूद ग्रहों के बारे में हमें पता रहा, लेकिन करीब 30 साल पहले एक्सोप्लैनेट्स की खोज हुई। इस बात की पुष्टि हुई कि आसमान में जो ढेरों तारे नजर आते हैं उनमें से कई तारों के आसपास प्लैनेट्स परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद इन प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। अब तक करीब 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। उस पर हमने एक अलग से वीडियो किया है, तो देख लेना। और ऐसा अनुमान है कि ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उससे ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं। अब हमारे सामने एक चुनौती ये है कि इन इतने सारे एक्सोप्लैनेट्स में से उन ग्रहों की पहचान की जानी है जहां जीवन संभव हो। ऐसे ग्रहों को हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। अब ये एक्सोप्लैनेट्स हमसे कई लाइट ईयर दूर में बहुत दूरी होती है, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी एक्सोप्लैनेट को टेलीस्कोप से देखें और कह दें कि हाँ ये यहाँ जीवन हो सकता है, वहां नहीं हो सकता। इस तरह की बातें करने के लिए हमें उस प्लैनेट की स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला डेटा देखना होता है। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ब्रीफ में स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ लेते हैं। स्पेक्ट्रम शब्द से बना है स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ स्पेक्ट्रम लाइट का होता है। क्या है कि फिजिक्स में लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग। कहीं से भी जो रोशनी आती है उसमें कई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। इन सभी तरंगों के समूह को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इस स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा जिसे मनुष्यों की आंखें देख सकती हैं, सेंस कर सकती हैं, उसे विजिबल लाइट कहते हैं। लेकिन दूर तारों से आ रही लाइट में विजिबल लाइट के अलावा और भी तरह की वेव्स होती हैं, जैसे कि इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एक्सरेज। इन वेव्स में बहुत कुछ जानकारी छुपी होती है जहां से वो आ रही होती है उस जगह के बारे में। देखो लाइट की एक खासियत है, जब लाइट किसी पदार्थ यानी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी की बाहर निकल जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए पानी एक रसायन, एक केमिकल है, तो ये कुछ खास तरह की लाइट वेव्स को ये एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह सोना भी एक केमिकल है, तो सोना भी कुछ खास तरह की वेव्स को एब्जॉर्ब करता है। तो इनसे होकर आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। पानी का अलग होगा, सोने का अलग होगा। तो आप यूं समझ लीजिए कि लाइट में उस पदार्थ की पहचान छुपी होती है, उस जगह के सिग्नेचर्स छुपे होते हैं जहां से वो आ रही होती है, और इस पहचान को उजागर करने वाली स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो यार एक्सोप्लैनेट्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम वहां मौजूद चीजों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या उस जगह लाइट का स्पेक्ट्रम किसी हैबिटेबल प्लैनेट्स के स्पेक्ट्रम से मैच करता है, क्या उसमें लाइफ या हैबिटेबिलिटी से जुड़े कोई सिग्नेचर्स मिलते हैं हमें। लाइट की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे पोलराइजेशन कहते हैं। ये उस लाइट के ओरिएंटेशन से जुड़ी जानकारी होती है, मतलब लाइट वेव किस एंगल पर घूमी हुई है। इस पोलराइजेशन की स्टडी की भी एक टेक्निक होती है जिसका नाम है पोलैरिमेट्री। देखो ये 2 शब्द समझ में आ गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलैरिमेट्री। दोनों लाइट को अलग अलग तरीके से स्टडी करने की टेक्निक्स हैं। इन दोनों शब्दों से मिलकर बनता है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री। ये एस्ट्रोनॉमी में यूज होने वाली एक महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसमें दूर तारों और ग्रहों से आ रही लाइट का पोलराइजेशन स्टडी किया जाता है। इससे एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल वैज्ञानिक जो होते हैं उन्हें उन जगहों पर मौजूद चीजों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इससे ये भी पता लगाने में हेल्प मिल सकती है कि कोई एक्सोप्लैनेट हैबिटेबल है या नहीं है, वहां पर जीवन संभव है या नहीं है। अब फिलहाल हमारी जान पहचान में ऐसा एक ही ग्रह है जहां हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हैबिटेबल प्लैनेट है। उस प्लैनेट का नाम है अर्थ।
पृथ्वी, हमारा ग्रह। अगर हमें एक्सोप्लैनेट्स को कायदे से स्टडी करना है तो इस ग्रह के ऐसे ऑब्जर्वेशंस भी हमारे पास होने चाहिए, यानी अर्थ के, जिससे हमें लाइट में हैबिटेबिलिटी के सिग्नेचर्स का पता चल पाए, जीवन के निशान। इस डेटा से हमें दूसरे एक्सोप्लैनेट्स की हैबिटेबिलिटी पता करने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए पृथ्वी के ऐसे ऑब्जर्वेशंस लेकर वो डेटा भेजने के लिए हमने शेप नाम का उपकरण वहां भेजा है चांद के पास। इसका नाम दोबारा पढ़िए, अब आपको बेहतर समझ में आएगा। स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये चांद की परिक्रमा करने वाले प्रोपल्शन मॉड्यूल का इकलौता साइंटिफिक पेलोड है। अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा साइंटिफिक पेलोड लगाए गए हैं, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम। लैंडर मॉड्यूल का कुल वजन 1750 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलो का रोवर भी रखा है अंदर। रोवर को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले विक्रम के अंदर लगे साइंस इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। देखो, किसी को एक मोटा हिसाब समझाना हो तो विक्रम में कुल 4 बड़े साइंटिफिक पेलोड लगे हैं। इनकी मदद से चांद पर गर्मी, चार्ज्ड एटमॉस्फेयर और कंपन से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा नासा का एक इक्विपमेंट है जिससे पृथ्वी चांद के बीच की सटीक दूरी पता करने में मदद मिलेगी। अगेन, इनके नाम बड़े बड़े हैं इन पेलोड्स के, सुनकर घबराना नहीं है, सिंपल चीजें, इन्हें एक एक करके हम समझ लेंगे आसानी से। लैंडर पर पहले नंबर पर है कंपन का पता लगाने वाला डिवाइस। इसका नाम है इल्सा। पूरा नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार सीस्मिक एक्टिविटी। इस नाम को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब उपकरण, लूनार मतलब चांद से जुड़ा, सीस्मिक एक्टिविटी मतलब जमीन के कंपन से जुड़ी जानकारी, मतलब चांद पे भूकंप का पैटर्न क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट उससे जुड़ी जानकारी इकट्ठी करेगा। ये डिब्बा सा है, इसके अंदर चिप और सेंसर वगैरह लगे हैं सोफिस्टिकेटेड टाइप के, जो सीस्मिक एक्टिविटी को मापते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इसको डिप्लॉय किया जाएगा, यानी ये इंस्ट्रूमेंट लैंडर से नीचे सतह पर गिरेगा। एक केबल से ये लैंडर से कनेक्टेड रहेगा, एक तार से, और मून की सेस्मिक एक्टिविटी मेजर करेगा। बेसिकली ये चांद पर जाकर वही पूछेगा जो सरदार खान ने दुर्गा से पूछा था, कहाँ कह रही हो? ऑन अ सीरियस नोट, मून की सीस्मिक एक्टिविटी से जुड़ी इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है। इससे हमें चांद के इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी भी मिल सकती है। नासा के जो अपोलो मिशन थे, जिनसे पहली बार इंसान चांद पर गए थे अमेरिका के, उनमें भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे। तो चंद्रयान 3 का जो इल्सा है, उन अपोलो के इंस्ट्रूमेंट्स के काम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लिस्ट में अगले उपकरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है रंभा एलपी। यहाँ ये एलपी का मतलब लैंगम्यूर प्रोब है। ये एक प्लाज्मा प्रोब है, मतलब ये चांद पर जो प्लाज्मा एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करने के लिए भेजा गया है। प्लाज्मा क्या है? देखो, अपन लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जो कि सही बात है। वहां हवा और गैसेस वगैरह मौजूद नहीं है जैसी पृथ्वी पर है। इवन मार्स पे भी थिन एटमॉस्फेयर है, लेकिन चांद की सतह के आसपास वहां गैसेस नहीं है, लेकिन प्लाज्मा मौजूद है। प्लाज्मा है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था। इससे पहले की 3 स्टेट सबको याद रहती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबने स्कूल में पढ़ी होती है। बर्फ सॉलिड होती है, उसको थोड़ा गर्म करने पर पिघल के वो पानी बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। उसको थोड़ा और गर्म करो तो वो भाप यानी गैस में तब्दील हो जाती है। इन 3 स्टेट्स में तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं, H2O है, बस इनका आपसी मेल जोल टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है, इसलिए वो कभी चिपके रहते, बर्फ बने रहते, कभी फैल जाते हैं, भाप बन जाते हैं। इसलिए 3 स्टेट्स अलग अलग नजर आती हैं। अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लोग रहते हैं ना, वो निकल के अलग हो जाते हैं और मटेरियल चार्ज हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अलग हुए तो वो नेगेटिव चार्ज बनकर टहलेंगे, और फिर जिन एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनके ऊपर एक ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन पॉजिटिव चार्ज एटम्स को आयंस कहते हैं वैसे। तो जब पदार्थ को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर पहुंचाया जाता है तब वो चार्ज पार्टिकल्स के एक सूप सा बन जाता है, और इस चार्ज पार्टिकल्स के सूप को प्लाज्मा कहते हैं, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अब सीन क्या है कि हमारा जो सूर्य है उसका तापमान बहुत ज्यादा है, वहां प्लाज्मा भरा पड़ा है और सूर्य से हर दिशा में प्लाज्मा की बौछार होती है। इस प्लाज्मा से बचाने के लिए पृथ्वी के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थ का अपना जो मैग्नेटोस्फीयर है, और फिर पृथ्वी का अपना वायुमंडल भी थोड़ा बहुत बीच बचाव कर लेता है प्लाज्मा से अपन लोगों का। लेकिन चांद के पास ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मून की सरफेस पर लगातार इन चार्ज पार्टिकल्स की यानी प्लाज्मा की बौछार होती है। सूर्य से आने वाली हाई एनर्जी रेडिएशन भी चांद की सतह पर गिरते हैं और इनसे उसकी सतह भी चार्ज हो जाती है। इससे चांद की सतह के आसपास हल्का सा एक आयंस यानी चार्ज पार्टिकल्स वाला माहौल बनता है, जिसे आयोनोस्फीयर कहते हैं। इस तरह के माहौल में उस प्लाज्मा को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं वो होते हैं लैंगम्यूर प्रोब या प्लाज्मा प्रोब। चंद्रयान के लैंडर में लगा रंभा भी एक लैंगम्यूर प्रोब है। इस एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम देखिए, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। मतलब समझ में आ रहा है ना कि मून पे जो आयोनोस्फीयर या एटमॉस्फेयर है, बेसिकली जो प्लाज्मा वाला माहौल है, उसको स्टडी किया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट में। ये इंस्ट्रूमेंट दिखने में पुराने राजाओं के दंड की तरह दिखता है, मतलब लंबी सी डंडी और आगे एक गोला लगा होता है। विक्रम के लैंड करने के बाद इसे डिप्लॉय किया जाएगा और ये थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे बाहें
फैलाएगा और ऑब्जर्वेशन लेना शुरू कर देगा। चलिए अब तीसरे इंस्ट्रूमेंट की ओर बढ़ा जाए, जो कि एक मजेदार सा डिवाइस है। उस उपकरण का नाम है चास्टे। ये एक थर्मल प्रोब है। सीधी भाषा में कहें तो इससे चांद की सतह पर गर्मी से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस लिए जाएंगे। चास्टे का पूरा नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, मतलब चांद की सतह पर गर्मी से जुड़ा प्रयोग। बिल्कुल ही भुच्च भाषा में कहें तो ये चांद का बुखार नापने का काम करेगा, लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट का डिप्लॉयमेंट बहुत दिलचस्प है। चांद की सतह में 10 सेंटीमीटर अंदर भीतर एक डंडी घुसाई जाएगी। इस डंडी को प्रोब कहते हैं। इस प्रोब की टिप के जस्ट ऊपर एक हीटर लगाया गया है। इस हीटर से चांद की मिट्टी को गर्म किया जाएगा और फिर उसके बाद इसके ऑब्जर्वेशन लिए जाएंगे। थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज गर्मी अर्मी से जुड़ी, मतलब चांद की सरफेस जो है वो हीट को किस तरीके से बरत रही है, ये पता चलेगा। इस तरह की जानकारी फ्यूचर मून मिशंस में बहुत काम आएगी, खासकर जब वहां ह्यूमन कॉलोनी बनाने के सपने देखे जाते हैं। तब इस तरह की डिटेल्स बहुत क्रूशियल हो जाती हैं। टेम्परेचर से चांद पर पानी की मौजूदगी और स्थिरता तय होती है। इस लिहाज से ये एक्सपेरिमेंट महत्वपूर्ण साबित होगा। यह ऐसा पहला मौका है जब चांद की सतह पर इन सीटू थर्मल प्रोफाइलिंग की जाएगी। इन सीटू का मतलब होता है उसी जगह पर पहुंचकर। अभी तक सब दूर दूर से ही पता किया जा रहा था इस तरह की थर्मल प्रोफाइलिंग। पहली बार ये काम वहीं जाकर किया जाएगा, एकदम मौके पर पहुंचकर। अब लैंडर के चौथे और आखिरी साइंटिफिक पेलोड की बात करते हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया ये पेलोड, जिसका नाम है LRA, लेजर रिफ्रैक्टोमीटर अरे। ये इन सभी में से सबसे सिंपल चीज है। आसान भाषा में समझ लीजिए कि ये एक आईने की तरह है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टोमीटर। लेकिन हमने वहां अपनी शक्ल थोड़ी देखनी है, इसलिए थोड़ी भेजा इसको वहां पे। ये लेजर रिफ्लेक्टोमीटर है। जब यहाँ पृथ्वी से खास तरह की लेजर पल्सेस वहां भेजी जाएंगी तो ये वापस उन्हें उसी दिशा में रिफ्लेक्ट करेगा। इसकी मदद से अर्थ मून सिस्टम के डायनामिक्स समझने में मदद मिलेगी, मतलब पृथ्वी और चांद कब एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं, इनके बीच के ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन किस तरह के होते हैं, ये सारी चीजें लेजर रिफ्रैक्टोमीटर एरे की मदद से बेहतर समझ में आएंगी। बाकी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो खुद कुछ कुछ कर रहे हैं, वो एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स हैं। लेकिन LRA एक पैसिव एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसको खुद कुछ नहीं करना है। LRA को बस वहां पे शांति से चुपचाप बैठना है, बाकी का काम यहाँ से पृथ्वी से लेजर भेज के कर लिया जाएगा। इस तरह के लेजर रिफ्लेक्टोमीटर्स नासा के अपोलो प्रोग्राम के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर ले गए थे, वहां लगाए थे। ये उन्हीं का एक अपग्रेडेड वर्जन है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये चारों लैंडर के मुख्य साइंटिफिक पेलोड्स हैं। एक कंपन पता करने वाला, एक बुखार चेक करने वाला, एक चार्ज्ड पार्टिकल्स का माहौल स्टडी करने वाला और एक ये लेजर रिफ्लेक्ट करने वाला आईना। रुको, अभी 2 और धांसू चीजें रह गई हैं जिन्हें रोवर में फिट करके भेजा गया है। 26 किलो की ये 6 चक्कों वाली गाड़ी जो चांद पर सैर सपाटा करेगी, प्रज्ञान रोवर। इसमें 2 बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। इनकी मदद से चांद की सतह पर क्या क्या माल मौजूद है उसकी जानकारी मिलेगी। इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड रॉक्स नियर लैंडिंग रीजन। आपको शुरू में ही समझा चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या भला है। हर पदार्थ से लाइट अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करती है और किसी चीज से टकराकर आने वाली लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस चीज के निशान अपने साथ लेकर आती है, सिग्नेचर्स। इन वेव्स को स्टडी करके उस चीज के बारे में जानकारी निकाली जा सकती है। मोटा मोटी यही काम करने के लिए रोवर प्रज्ञान में 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, लेकिन इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, नाम है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है। इसे डिप्लॉय करने के बाद ये घूमकर चांद की तरफ मुंह घुमा लेता है। पहले ऐसा रहता है, फिर ऐसे कर लेता है, तो इसका मुंह ऐसे चांद की सरफेस की तरफ फेस करता है। इस डिवाइस के 2 मुख्य भाग हैं। पहला है इसमें लगे रेडियो एक्टिव सोर्सेस। ये रेडियो एक्टिव सोर्स किसी पिस्टल की गोलियों की तरह 6 गोले में घेर लगे हैं, और दूसरा हिस्सा है जो बीच में लगा है वो है डिटेक्टर। APXS के ये 6 रेडियो एक्टिव सोर्स क्यूरियम 244 से बनाए गए हैं। क्यूरियम एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसे चंद्रयान 2 से पहले ही इंडिया ने रशिया से प्रोक्योर किया था और इसे हासिल करने में कई साल लग गए थे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अभी हमारे पास है और हमने लगा के चंद्रयान 3 में दोबारा से भेज दिया है। क्यूरियम की खासियत ये है कि अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे छोड़ता है। चांद की सतह पर जाकर भी ये यही करने वाला है। ये क्यूरियम के जो 6 रेडियो एक्टिव सोर्सेस लगे हैं गोल गोल, ये रेडिएशंस को एमिट करेंगे। फिर ये रेडिएशंस चांद की सतह से जाकर टकराएंगे, ये उन मिट्टी में मौजूद रसायनों से इंटरेक्ट करेंगे और फिर लौटकर ये रेडिएशन वापस उसी की तरफ आ जाएंगे, उसी डिवाइस की तरफ। इन्हें डिटेक्ट करने के लिए इसी इंस्ट्रूमेंट में बीच में एक बहुत सोफिस्टिकेटेड डिटेक्टर लगा है। चांद की सतह से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली इन तरंगों को फिर एनालाइज किया जाएगा और इससे हमें पता चलेगा कि वहां किस किस तरह के केमिकल एलिमेंट्स यानी रासायनिक तत्व मौजूद हैं। इसी चीज को इंग्लिश में लिख देते हैं एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ ल्यूनर सॉइल एंड रॉक्स। और वो भी खासकर इन एलिमेंट्स के लिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन,
वहां इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये जानकारी बड़े काम की होगी। यही देने में हमारी मदद करेगा पहला इंस्ट्रूमेंट रोवर का, इसका नाम है APXS। भाई साहब, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इसी तरह का है, लेकिन उसके काम करने का तरीका अलग है और उससे अलग तरह की जानकारी मिलेगी। इस डिवाइस का नाम है लिब्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। जैसे पिछले वाले में एक रेडियो एक्टिव सोर्स के जरिए सॉइल को एक्साइट किया जा रहा था, इसमें वो काम लेजर के जरिए किया जाएगा। बहुत हाई एनर्जी लेजर पल्सेस। पहले तो हाई एनर्जी लेजर पल्सेस को किसी मिट्टी या चट्टान के टुकड़े पर फोकस किया जाएगा। इससे वहां के एटम्स को हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकल आते हैं, फिर हल्का सा प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है और जब वापस वो नॉर्मल एनर्जी स्टेट में लौटते हैं तो उससे वेव्स रिलीज होती हैं उस सैंपल से। इस एमिशन को कलेक्ट किया जाता है और इसकी स्टडी करके उसके नीचे मौजूद सैंपल्स के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। इसरो के ऑब्जेक्टिव्स में देखें तो इसका एक काम है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस। मतलब क्या एलिमेंट्स हैं, उनकी मात्रा और गुणवत्ता क्या है, ये पता लगेगा। और दूसरी चीज है ल्यूनर सरफेस का केमिकल और मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन पता करना। सतह पर किस तरह के केमिकल्स और मिनरल्स यानी खनिज मौजूद हैं, ये पता करना। तो आप देखिए, बेसिकली इन दोनों डिवाइसेस की मदद से रोवर घूम घूम कर चांद पर मौजूद एलिमेंट्स, केमिकल्स और मिनरल्स की जानकारी जुटाएगा। ये रोवर जो है सोलर पावर्ड है और कम्युनिकेशन के लिए ये विक्रम लैंडर पर डिपेंडेंट है। मतलब ये अपना डेटा पहले लैंडर को भेजेगा जो पास में है, फिर वो लैंडर नीचे पृथ्वी तक भेजेगा। ऐसा इसलिए कि रोवर की जो ओवरऑल पावर है वो बहुत कम है और हम इसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में खर्च नहीं करना चाहते। वो काम हमने विक्रम लैंडर और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर छोड़ा हुआ है। लैंडर भी सोलर पावर से अपनी ऊर्जा बरकरार रख रहा है, इसलिए इस मिशन की ड्यूरेशन मात्र 1 ल्यूनार डे यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। इसके बाद चांद पर 14 दिनों की लंबी ठंडी रात होती है। बहुत ज्यादा चांस है कि उस ठंड में हमारे ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बाद काम नहीं कर पाएंगे। इन 14 दिनों में चांद की सतह से जो भी डेटा मिलेगा उसे यहाँ पृथ्वी तक भेजा जाएगा और उसकी मदद से हमारे वैज्ञानिक चांद के साउथ पोलर रीजन की बेहतर समझ बना पाएंगे। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है जिसमें चांद पर नए सिरे से एक्सप्लोरेशन की शुरुआत हो रही है। 1960 और 70 के दशक में जो मून लैंडिंग मिशंस थे, जिनके जरिए पहली बार इंसान चांद पर पहुंचे, अपोलो मिशंस, वो एक अंधी स्पेस रेस का नतीजा थे यूएस और यूएसएसआर के बीच। उन मिशंस में बहुत ज्यादा खर्च उठाना पड़ा और सस्टेनेबल ना होने के कारण उन्हें बंद कर दिया गया। रेस खत्म हो गई, मिशंस खत्म हो गए, पब्लिक ने मजा लौटा, सब लौट गए अपने घर। लेकिन इस सदी में चांद पर पानी की खोज के बाद एक नई तरह की स्पेस रेस तेजी पकड़ लेती है। इस रेस के सेंटर में ये बात है कि अगर चांद पर बेस बनाना है तो सारा सामान यहाँ से पृथ्वी से ले जाकर ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। हमें इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना होगा। चांद पर मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके वहां अपने लिए आशियाने बनाना, फ्यूल बनाना और चंद्रयान 3 के साइंस एक्सपेरिमेंट्स उसी कड़ी में एक छोटा सा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। अप्रैल 2023 में भारत ने नई स्पेस पॉलिसी अपनी सामने रखी। इसमें पहली बार इस बात का जिक्र है कि इंडिया स्पेस में मौजूद रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने और बेचने की मंशा रखता है। फ्यूचर में देखें तो इंडिया और जापान आगे चलकर साथ में चांद पर एक और मिशन करने वाले हैं। इसका नाम है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, ल्यूपेक्स। इसमें चांद के साउथ पोल पर मौजूद वाटर आइस डिपॉजिट्स को डायरेक्टली स्टडी किया जाएगा, वही वापस लैंडर और रोवर से, लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अलग होंगे होपफुली। देखें तो अमेरिका भी नए सिरे से मून पर ह्यूमन लैंडिंग मिशन की शुरुआत कर रहा है। नासा के इस प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम और आर्टेमिस का पहला अनक्रूड मिशन लॉन्च हो चुका है। फिर एक और चीज है कि 21 जून 2023 को भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर दिए। ये अकॉर्ड्स यूएस के नेतृत्व में चांद पर शांतिपूर्वक मिलजुल कर काम करने का एक फ्रेमवर्क है। इसमें शामिल सभी देश, जिसमें से अब एक इंडिया भी है, एक दूसरे के साथ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिससे चांद पर ह्यूमन प्रेजेंस बनाने की प्रक्रिया तेज होगी। पहले सोवियत रूस यूएस के अलावा एक बड़ा प्लेयर हुआ करता था स्पेस रेस में, मतलब इकलौता प्लेयर था यूएस के अलावा। लेकिन अब चाइना बहुत तेजी से एक स्पेस पावर बन रहा है और पिछले 2 दशकों में जितने ल्यूनर लैंडिंग मिशंस हैं उनमें सिर्फ चाइना ही सक्सेसफुल रहा है। दूसरी तरफ रशिया का लूना 25 फेल होने के बाद अब उसकी विरासत, उसका जो रुतबा था स्पेस में, वो भी थोड़ा फीका पड़ रहा है। लेकिन रशिया और चाइना भी साथ मिलकर एक चांद पर लूनर बेस बनाने पर विचार कर रहे हैं। ये सब ना नई स्पेस रेस के डायनामिक्स हैं। इससे जुड़ी हम एक पुरानी वीडियो कर चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। नासा के अपोलो मिशन से जुड़ी भी हमने एक वीडियो की है समराइज करते हुए, वो भी जरूर देखें। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये हमारे भविष्य के स्पेस मिशन की रूपरेखा तय करेगा। इस मिशन को लेकर जनता में खासा उत्साह रहा, जो कि एक अच्छी बात है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम और इसरो को बजट वगैरह में शायद ये रिफ्लेक्ट करे, इसकी बहुत ज़रूरत है। अंत में मैं आपको कुछ
सोर्सेस रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर आप रेगुलर इन्फॉर्मेशन सोर्सेस के अलावा कुछ और अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं तो आपको यूट्यूब पर गरीब साइंटिस्ट के वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। चंद्रयान और इंडियन स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी बहुत कमाल की वीडियोस हिंदी में वहाँ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप जतन मेहता का ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं। जतन इंडिपेंडेंट राइटर हैं, बहुत डिटेल में ल्यूनार मिशंस को कवर करते रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ उनको और काफ़ी एक्सक्लूसिव सी जानकारी वहाँ से मिलती है, तो उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। इनके अलावा आप मनीष पुरोहित के यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। निम्बस एजुकेशन नाम से यूट्यूब चैनल है। मनीष सर एक्स इसरो साइंटिस्ट रहे हैं, इसलिए इनकी बातों में एक इनसाइट अलग से नजर आता है। मैं इन लोगों को फॉलो करता हूँ, अपनी समझ में इजाफा करता हूँ। आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हमारी मून लैंडिंग से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आपको यहाँ कहीं एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी। और इन सब के बीच आपको ज़रूरी चीज़ नहीं भूलनी है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ।